अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अर्शिया वॉइस। अर्शिया वॉइस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके। मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि आपको कैसी लगी हैं वीडियोस। तो चलिए इसके साथ ही शुरू करते हैं आज की कहानी, जिसका नाम है नज़रे बद, जो कि पूरी स्टार उर्दू नावल से ली गई है। वो ड्राई क्लीनर नहीं मिल रहा था कहीं, इसलिए नीचे जाना पड़ा। तभी इसकी निगाह आयका की तरफ गई, जिसे वहां देखकर वो बुरी तरह चौंकी। आप यहाँ? आप तो अभी नीचे थी ना? इसके अल्फाज में अजीब सी जंबिश थी। वो गैर यकीनी लहजे में पूछ रही थी। हम नीचे थे, मगर आपको ड्राई क्लीनर देकर हम यहाँ इसलिए चले आए ताकि जारिफ को खाने का कह दें। खाना तैयार है, आकर खा लें। इसने एक बार फिर जारिफ पर निगाह डालते हुए कहा था। सॉरी आयका जी, मैं जारिफ निगाहें झुकाए माफ़ी मांग रहा था। शायद इसे एहसास हुआ था कि वो एक वक्त तक बिना शर्ट के आयका के सामने खड़ा रहा। माजरत करने की कोई ज़रूरत नहीं आपको, आप हर रूप में अच्छे लगते हैं। इसने नशीली मुस्कुराहट को लबों पर बखेरा, जो मुकद्दस के लिए किसी जहर की काट से कम ना थी। आप चलें, हम आते हैं, जबरदस्ती मुस्कुराते हुए मुकद्दस ने कहा था, जिस पर वो वहां से चली गई, जबकि इसका एहसास एक वक्त तक दोनों के दरमियान मौजूद रहा था। खाना खाने के बाद वो वापस कमरे में आ चुके थे। बाहर का मौसम अभी तक खराब था, आंखों की बिनाई को उचक ले जाने को तैयार। बिजली की कमन दिल दहला देने के लिए हद तक खौफनाक थी। बादलों की गरज तो जहर समाज के दुश्मन बनने पर तुली हुई थी। कमरे में आने के बाद सबसे पहले मुकद्दस ने खिड़की की पटों को बंद किया और आगे पर्दे लहरा दिए, ताकि बाहर का खौफनाक मंजर आंखों से ओझल रहे। जारिफ भी बेड के सामने रखे सोफे पर बैठकर जुराबें उतार रहा था। मैं तो सोच रही थी 1-2 घंटे में मौसम खुद ब खुद ठीक हो जाएगा, लेकिन अब तो ऐसा लगता है जैसे सारी रात अब्र गरम यूं ही कहर ढाता रहेगा। मुकद्दस के लहजे में यासियत का अंसर शामिल था। अब कुदरत के आगे हम क्या कर सकते हैं? अब सारी रात आंखों में काटने से बेहतर है कुछ देर आराम ही कर लिया जाए। वैसे भी मैं बहुत ज्यादा थक चुका हूँ। जाने आयका जी ने खाने में क्या मिलाया था, खाते ही नींद आना शुरू हो गई, इसने जमाई लेते हुए कहा, और फिर सोफे से उठने की बजाय वहीं दराज हो गया। अपना सर सोफे की बैक पर टिकाकर आंखें बंद कर ली। जारिफ के इस जुमले पर मुकद्दस को जरा सा झटका लगा। इस तफहामिया निगाहों से जारिफ की तरफ देखने के बाद वो आगे बढ़ी और वो इसके बिल्कुल करीब आकर गोया हुई। आपने अपने ऊपर दम किया? मुकद्दस के गैर मुतवक्का सवाल पर इसने चौंकते हुए आंखें खोली और जरा सा आगे झुकते हुए अपने बाजू अपने रानों पर जमा लिए। दम? अब यहाँ भी? लहजे में इंतहा की बेजारियत थी। इसका मतलब आपने अभी तक अपने ऊपर दम नहीं किया। चलें, उठें और सबसे पहले आयतल कुर्सी पढ़कर अपने ऊपर दम करें। बाजू से पकड़कर जारिफ को उठाने की नाकाम कोशिश की, मगर वो टस से मस न हुआ। फॉर गॉड सेक मुकद्दस, सुबह तो दम किया था, और ये क्या तुम अम्मी की तरह हर वक्त दम करने की नसीहत करती रहती हो? इसने गर्दन झटकते हुए पहले से ज्यादा थके हुए लहजे में कहा था। आंखों में खुनूदगी भरती जा रही थी। तो फिर दोबारा दम करने से आपको कौन सा गुनाह मिल जाएगा, और इसमें कितना ही वक्त लगता है? फकत 2 मिनट। क्या आप 2 मिनट के लिए भी आयतल कुर्सी पढ़कर अपने ऊपर दम नहीं कर सकते? लहजा कदरे सख्त हो चुका था। क्या होगा इसे? क्या होगा से क्या मतलब है आपका? अल्लाह पाक नस्रे बद से महफूज रखता है, और अम्मी जान हमेशा से कहती हैं आपको कि बहुत जल्द दूसरों की नजर लग जाती है। और फिर आयका का यूं आपको बगौर देखना, मुझे एक आंख नहीं भाया। आखिरी जुमले पर इसने नजरें झुका ली, जैसे किसी शक को अपने दिल में छुपा रही हो। ओह, तो ये बात है। तुम्हें डर है कि कहीं आयका की नजर न लग जाए मुझे। शौक लहजा बर्जिस्ता गोया हुआ। धीरे से उठकर अपने मोहब्बत भरे हाथों को मुकद्दस के शानों पर रखना चाहा, मगर इसने झटक दिए। आपको जो समझना है समझिए, लेकिन सबसे पहले आयतुल कुर्सी पढ़कर दम करें। इस बार मुजाहमत न कर सका और मुकद्दस का कहा मानना पड़ा। इंसान को अपनी हिफाजत के लिए खुद ही सार बांधना पड़ता है, वरना लोगों की नजरें बद इंसान को सांस लेने के काबिल भी न छोड़े। इसने कुछ सोचते हुए खोए खोए लहजे में कहा, अब खुश? प्यार से मुकद्दस के रुखसार को थपथपाया तो बिजली की एक उमंग ने कमरे की राह ली। दोनों बुरी तरह चौंके थे, मगर
اگلے ہی لمحے ماحول جیسے پہلا جیسا ہو گیا۔ اب دونوں بیڈ کی طرف بڑھے تو ظریف لیٹتے ہی دائیں بازو کو آنکھوں پر رکھ کر سستانے لگا۔ وہ بہت تھک چکا تھا۔ مقدس نے بھی اس کے آرام میں مخل ہونے سے اجتناب کیا اور لیمپ کو بجھا کر سورہ کوثر 3 بار پڑھ کر ظریف کی نظر اتار دی اور پھر دائیں طرف کروٹ لے کر لیٹ گئی۔ بدلتے موسم سے بے خبر مقدس اور ظریف نیند کی انجان وادیوں میں کھوئے ہوئے تھے۔ بادلوں کی گرج، بجلی کی چمک اور ہواؤں کے قہر سے تو جیسے انہیں کوئی واسطہ ہی نہ تھا۔ شاہ بلوچ جیسے دیو ہکل درخت بھی موسم کی سختی کو برداشت کرنے سے قاصر تھے۔ یہ طوفانی رات دیکھنے والوں کے لیے کسی عذاب سے کم نہ تھی۔ ایسے میں ایک ہیولا سست روی کے ساتھ اس گھر کی راحت داری میں چلتا ہوا سیدھا اسی کمرے کی طرف بڑھ رہا تھا جہاں مقدس اور ظریف ٹھہرے تھے۔ گھٹا ٹوپ اندھیرے میں اگرچہ چہرہ واضح نہ تھا مگر کمر تک بڑھتی زلفیں کسی عورت کے ہونے کی نشاندہی کر رہی تھی۔ اس ہیولے کے اٹھتے ہر قدم کے ساتھ مشعلیں بھڑکتی اور پھر آگے بڑھ جانے پر خود بخود گل ہو جاتی۔ دروازے سے 2 قدم کے فاصلے پر وہ وجود کچھ دیر کو ٹھہرا اور پھر بنا ہاتھ بڑھائے اپنا قدم اٹھایا۔ نظروں کا قہر اس دروازے پر ایسا ڈھایا کہ وہ بنا آواز کے خود بخود کھلتا چلا گیا۔ کمرے میں خود بخود روشنی چھا گئی۔ وہ وجود اندر داخل ہوا اور سامنے بیڈ کی طرف بڑھنے لگا۔ ظریف دائیں طرف کروٹ لیے سینے تک لحاف اوڑھے سویا ہوا تھا جبکہ مقدس بائیں جانب سیدھی کروٹ لیے لیٹی تھی۔ وہ وجود اب ظریف کی طرف بڑھنے لگا۔ 2 قدم کے فاصلے پر اس وجود نے ایک گہری نگاہ ظریف پر ڈالی جو اب تک اس ماجرے سے بے خبر تھا۔ ایک زہریلی مسکراہٹ جو دیکھنے والوں کو اپنی آنکھیں مولنے پر مجبور کر دے۔ اس کے ساتھ وہ ظریف کی جانب اپنا ہاتھ بڑھا رہی تھی۔ بڑی بڑی سیاہ آنکھوں میں وحشت کے ساتھ ایک عجیب سا احساس چھلک رہا تھا۔ اس کا ہاتھ جیسے ہی آگے بڑھا تو اس کی جلی جلد روشنی میں واضح دکھائی دینے لگی۔ پورا بازو آگ میں بری طرح جھلسا ہوا تھا۔ جگہ جگہ آبلے بنے ہوئے تھے۔ ناخن بھی خوفناک حد تک بڑھے ہوئے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کا پورا وجود تبدیل ہونا شروع ہو گیا۔ سانسوں کی جگہ سیاہ دھواں نتھنوں سے نکلتا اور ظریف کی اور بڑھتا۔ دھوئیں کے بادلوں میں ظریف کے لیے سانس لینا بھی محال ہو گیا۔ وہ کھنکھاتا سیدھا ہوا مگر جانے کون سا فسو تھا جسے خوابوں کی حقیقت میں آنے سے روکے ہوا تھا۔ عجیب سی بے چینی اس کی موندی ہوئی آنکھوں سے واضح ہو رہی تھی۔ بوجھل طبیعت اس کی پیشانی پر ابھرنے والی شکن سے بھانپی جا سکتی تھی۔ اپنا ہاتھ سینے پر پھیرتے ہوئے گھبراہٹ کو آشکار کر رہا تھا مگر نیند کا تسلسل تھا کہ ٹوٹنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ ادھر یہ خوفناک وجود ظریف کے جسم کے عین اوپر جھکتا چلا جا رہا تھا۔ جیسے ہی اس کا جلا کٹا ہاتھ ظریف کے چہرے کو چھونے کے لیے آگے بڑھا تو ایک زوروں کی بجلی چمکی اور اس وجود کو پیچھے کی اور دھکیل دیا۔ اس کے ہاتھ میں آگ کے شعلے بھڑک اٹھے۔ درد سے بھری چیخیں پورے کمرے میں گونجنے لگیں۔ سماعت شکن چیخوں کو سن کر بھی مقدس اور ظریف نیند سے بیدار نہ ہوئے۔ آنکھیں آگ سے زیادہ سرخ اور کسی جلتی ہوئی بھٹی سے زیادہ دہکنے لگیں۔ دھوئیں کے بادل اس کی سانسوں سے نکل کر ظریف کے گرد منڈلانے لگے مگر اسے اپنے شکنجے میں لینے میں ناکام رہے۔ ظریف وہ چیخی تھی مگر سننے والا کوئی نہ تھا۔ تبھی اس کی نگاہ مقدس پر گئی اور گزرے لمحے کسی فلم کی ریل کی طرح اس پر آشکار ہوتے چلے گئے۔ وہ منظر جو مقدس نے سورہ کوثر پڑھ کر اس پر دم کیا تھا اس کے سامنے تھا۔ آنکھوں میں نفرت کے شعلے بھڑکنے لگے۔ ظریف کو ہم سے کوئی نہیں چھین سکتا، کوئی بھی نہیں۔ وہ کچا چبا جانے والی نظروں سے دیکھتے ہوئے اب مقدس کی اور بڑھنے لگی تھی مگر ایک بار پھر اسے ناکامی ہوئی۔ یہاں بھی چھونے پر اس کے ہاتھوں میں آگ بھڑک اٹھی۔ پورا کمرہ اس کی کربناک چیخوں سے لرز اٹھا مگر ستم ظریف اور مقدس ان سب سے ناآشنا تھے۔ اس کا پورا وجود اب سیاہی میں ڈھل چکا تھا۔ وہ حسن جو کچھ دیر پہلے تک اس کے چہرے سے چھلک رہا تھا اب کسی زمانے کی ستم ظریفی کی عکاسی کر رہا تھا۔ حقارت آمیز نگاہوں سے اس نے مقدس کی جانب دیکھا جہاں ایک غائبانہ حسار تھا۔
रात का खौफनाक मंजर रोशन दिन में तब्दील हो चुका था। सूरज की किरणें खिड़की के पर्दों से चन चन कर कमरे में दाखिल हो रही थीं। ताज़ा हवा के झोंके और रात भर अपना कहर बरसाती तूफानी बारिश की खुशबू कमरे में अजब फिजा मुरतब कर रही थी। अपने बाएं बाजू को आंखों पर रखे वो बेखबर सो रहा था। मुकद्दस का सर इसके सीने पर था, जिसे वो अपने दूसरे हाथ से अपनी बाहों में समेटे हुए था। ज़ारिफ, एक मध्यम सी आवाज़ समात में गूंजी तो जिसमें ताश हुआ। कोहनी को आंखों के आगे से हटाया तो मुकद्दस की भी आंख खुल गई। दोनों आंखों को खोलते हुए जरा सीधे हुए तो सामने आयका को खड़ा पाया। स्याह साड़ी में मलबूस वो हसीनो जमील वजूद था। जुल्फों की स्याही अभी तक एक आंख के आगे छाई हुई थी। आयका को यूं अचानक अपने कमरे में देखकर दोनों झचके। मुकद्दस ने अपना सर ज़ारिफ के सीने से हटाया और अपने बाल समेटते हुए ज़रा पीछे हटी। ज़ारिफ भी निगाहें चुराता हुआ इधर उधर देखने लगा। माफ़ कीजिए, हम बिना इजाज़त कमरे में दाखिल हो गई। वो दरअसल हमने दरवाज़ा खुला पाया तो समझे शायद आप उठ चुके हों, बस इसीलिए चले आए। इसने अपना मामला साफ किया तो मुकद्दस मजबूरन मुस्कुराते हुए उठी। नहीं, ऐसी बात नहीं। वो दरअसल हम इतनी देर तक सोते नहीं हैं ना। उफ, सूरज निकल आया। इसने बाहर की जानिब देखा। आज तो फजर की नमाज की कज़ा होगी, इसने बुझे हुए लहजे में कहा था। नमाज की कज़ा होने का गम इसके चेहरे से छलक रहा था। अब मुँह हाथ धो लें, हमने नाश्ता तैयार कर दिया है। वो अपनी निगाहें ज़ारिफ पर जमाए हुए थी। मुकद्दस ने इस बात को नोट किया, तभी आगे बढ़कर ज़ारिफ और आयका के दरमियान आ गई। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, अब तो पहले ही हम पर एहसान है कि तूफ़ानी रात में आपने अपने घर में जगह न दी होती। कौन आजकल किसी अजनबी को अपने घर में ठहराता है। तशक्कुर आमेज़ लहजा कह रहा था। ज़ारिफ हमारे लिए अजनबी नहीं है। इसने मुकद्दस के वजूद को नज़रअंदाज किया और आगे बढ़कर सोफे से टावल उठाकर बेड की जानिब बढ़ी। मुकद्दस की निगाहें ठिठक कर रह गईं। ज़ारिफ जो पहली नज़र चुरा रहा था, आयका को अपनी जानिब बढ़ता देखकर इस पर नज़रें जमा ली। एक अजीब सा जहर था जो आंखों के रास्ते दिल में उतरता जा रहा था। शुक्रिया, हम आते हैं। मुकद्दस झट आगे बढ़ी और टावल लेकर बनावटी अंदाज अपनाया था। तीखी निगाहें मुकद्दस को झुलसाने के लिए उठी ही थी कि ज़ारिफ के अल्फाज ने इनको ठंडा कर दिया। जी बिल्कुल, मुकद्दस ठीक कह रही है, अब हमें चलना चाहिए। जहाब को एक जानिब फेंका और उठते हुए कहा, इतनी जल्दी भी क्या है ज़ारिफ, बस एक रात की मेहमान नवाजी का शर्फ बख्शना था हमें। इसने जो महनी लहजे में कहा था, जो कदरे मुतमईन और ठहरा हुआ अंदाज था। नहीं, ऐसी बात नहीं है। अब जब जान पहचान हो गई तो उम्मीदें मिलाते रहेंगे। इसने हमेशा की तरह बेतकल्लुफ़ लहजे में कहा था, जो अगरचा मुकद्दस पर नागवार गुजरा था। इसने आयका की आंखों की तरफ देखा तो एक पुरस्रार खुमक निकलती दिखाई दी, जो सीधी ज़ारिफ की आंखों तक का फासला तय कर रही थी। ऊपर की सांसें ऊपर और नीचे की नीचे रह गईं। रात से खटकता वहम अब इसे हकीकत में बदलता दिखाई दे रहा था। ज़ारिफ को इस खुमक से बचाने के लिए इसने आगे बढ़ना चाहा, मगर पाँव थे कि ज़मीन में ही गड़ चुके थे। अपने आप को वो बेबस और लाचार महसूस कर रही थी। तब्दील ही दिल में इसने आयतल कुर्सी का गिरद शुरू कर दिया। कुछ ही लम्हों में वो खुमक बेअसर होती चली गई। आयका की खौफनाक निगाहों ने पलटकर देखा तो मुकद्दस के लबों को मुतहरिक पाया। जबड़ों को भींचते हुए वो अब मुकद्दस की तरफ बढ़ने लगी थी। धीमी चाल लम्हा लम्हा वहशत का समा पैदा कर रही थी। जूं जूं दोनों का फासला कम होता, मुकद्दस की सांसें उलझती जाती। लंबी पलकें किसी घास के टिंके की मानिंद दिखाई दे रही थी। बालों की ओट में छुपी आंख यकदम पास आने पर आवेजा हो गई। पूरी सिरार हद तक चमकती हुई आंख देखकर इसकी चीख हलक में ही फंस गई। अपना हाथ इसके शानों की तरफ बढ़ाया तो ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई लोहे की गर्म गर्म सलाख इसकी तरफ बढ़ा रहा हो। धुआं उगलती सांसें इसको अपने हिसार में लेने की कोशिश कर रही थी। हम इंतज़ार कर रहे हैं। मध्यम सा लहजा इंतहाई सख्त अल्फाज कहकर बाहर जाने लगा। इसके पलटते ही मुकद्दस की सांसें बहाल होना शुरू हुई। पूरा वजूद खौफ के असर से कपकपा रहा था। पेशानी से पसीने की बूंदें टपक टपक कर नीचे गिरने लगी, मगर ज़ारिफ ये सब देखने से बचा रहा।
वो वॉशरूम की तरफ जा चुका था। टॉवल को मजबूती से थामे वो इस हिसार से निकलने की कोशिश कर रही थी। जब दरवाजे के करीब पहुंचकर आयका ने दोबारा पलटकर देखा था, वही कशिश अब भी गालिब थी जो नस्रे बद का पेश खैमा बनने जा रही थी। ज़ारिफ के बाहर आने पर मुकद्दस फ़ौरन इसकी तरफ लपकी। ज़ारिफ, अब हमें यहाँ नहीं रुकना चाहिए, फ़ौरन से पहले वापस चलना चाहिए। इसका एक एक हर्फ खौफ के लबादे में लिपटा हुआ था। लेकिन मुकद्दस, यूँ अचानक क्या हुआ तुम्हें? और अभी तो आयका जी के साथ नाश्ता भी नहीं किया। इसने मुकद्दस की हालत समझने की कोशिश की। नहीं करना हमें कोई नाश्ता आयका के साथ, हम अभी के अभी यहाँ से चल रही हैं बस। ज़िंदगी में पहली बार इसने ज़ारिफ के साथ इस तरह तल्ख लहजे में बात की थी। टावल को एक झटके से बेड पर फेंकते हुए इसके पूरे वजूद पर एक लरसा तारी था। भीगी मुस्कान इसके खौफ की अक्कासी कर रही थी। अच्छा मुकद्दस मीरजान, जैसा तुम कहोगी वैसा ही करेंगे हम। हालात की नज़ाकत को समझते हुए इसने आगे बढ़कर इसके रुखसार को अपने दोनों हाथों में लिया और धीरे से इसके बालों को बोसा दिया। बेकरार वजूद को कदरे करार तो आया, मगर बेसुकूनी अब भी गालिब थी। बस आप अभी इस घर से चलें, मुझे ये आयका कुछ ठीक नहीं लगती, वो बड़बड़ाते हुए कहती जा रही थी, जबकि ज़ारिफ इन लफ्ज़ों का मफ़हूम समझने कासिर था। कई लम्हे बीत जाने के बाद भी ज़ारिफ और मुकद्दस नीचे नहीं आए तो आयका को तशवीश हुई। वो हालत इत्तराबी में डाइनिंग टेबल पर इनकी मुंतज़िर थी। इसने जीने से डाइनिंग टेबल तक के 20 चक्कर लगा लिए थे, मगर इन दोनों का कोई नामो निशान नहीं था। ये ज़ारिफ कहाँ रह गई? अभी तक नीचे क्यों नहीं आए? इसने दिल में सोचा और जीने की तरफ बढ़ी। हमें ऊपर जाकर देखना चाहिए, इसने सोचा और फिर इस कमरे की तरफ चल दी जहाँ ज़ारिफ और मुकद्दस थे। ज़ारिफ, आप नाश्ते के लिए नहीं आए? कोई मसला दरपेश है क्या? इसने दरवाजे पर दस्तक देते हुए पूछा था, मगर अंदर से कोई जवाब न आया। तो इसे तशवीश हुई, चेहरे पर कई शिकने नमूदार हुई। इसने दरवाजे को घूरा तो आंखों की हिद्दत को वह बेजान दरवाज़ा लम्हा भर भी बर्दाश्त न कर सका और खुद ब खुद खुलता चला गया। ज़ारिफ, इसने नाम पुकारा, मगर वहाँ हवा और बेजान अशिया के अलावा कोई शय नजर न आई। वॉशरूम की तरफ निगाह दौड़ाई तो वहाँ का दरवाज़ा भी खुला था। मुकद्दस भी वहाँ मौजूद न थी। ज़ारिफ, कहाँ हैं आप? इसने इत्तराबी कैफियत में इधर उधर देखा, मगर मंजिल कोसों दूर थी। तभी लाशऊरी अंदाज में निगाहों ने खिड़की का रुख किया तो एक धचका लगा। खिड़की के खुले पर हवा के संग झूम रहे थे। बड़ी बड़ी झील आंखों में नफरत का एक तूफान आ गया। वो खिड़की के पास गई तो चादर से बनी रस्सी को नीचे की तरफ झोलता हुआ पाया, जिसे देखकर इसकी अहंकार की इंतहा न रही। चांदनी से भी ज्यादा ताजगी बख्श रंगत पल भर में ही ग्रहण लगे चांद की मुशाबा दिखाई देने लगी। हसीन जुल्फें किसी खारदार छाड़ी की तरह बेजान शक्ल इख्तियार कर दी। सियाह नाखून किसी कील की तरह भरते हुए चले गए। आंखों में उठता नफरत का धुआं आग बगोला होता चला गया। मुकद्दस, वो जबड़े भींचते हुए चिल्लाई थी, तुम हमारे ज़ारिफ को चुराकर नहीं ले जा सकती। ज़ारिफ फकत हमारे हैं। वो इस कदर कर्बनाक आवाज़ में चीखी थी कि पूरी हवेली पर सख्ता तारी हो गया। किसी शानदार महल की मानिंद नजर आने वाली ये हवेली अगले ही लम्हे किसी खंडर की मिसल दिखाई दे रही थी। ऐसा खंडर जिसके पत्थर भी वक्त के सितम सहते सहते ज़रात में जम हो चुके थे। ज़ारिफ, आपको आना होगा हमारे पास, अपनी आयका के पास। इस बार आवाज़ में एक बलबला था जो शाही बलोत के पत्ते अपने अंदर समोकर रह गए। हवाओं की सरगोशियाँ इन्हें अपने अंदर समेट कर रह गईं। घर पहुंचने के बाद दोनों इस वाक़े को तकरीबन फरामोश कर चुके थे। जैसे ही उन्होंने दहलीज पर कदम रखा तो फैमिली का हर मेंबर इनके इस्तकबाल के लिए वहां मौजूद था। सबके चेहरों पर इंतहा की खुशी थी। सबसे पहले अम्मी जान आगे बढ़ी थी। अस्सलाम वालेकुम। मुकद्दस ने सबको सलाम किया था। सबने वक्तन फ़क्तन जवाब दिया। अम्मी जान ने आगे बढ़कर दोनों की नज़र उतारी तो ज़ारिफ का लहजा कुछ शरीर नजर आया। ये क्या अम्मी, घर में कदम रखा नहीं और आपने अभी से हमारी नज़र उतारना शुरू कर दी। आपकी यही आदत आपकी बहू में भी ट्रांसफ़र हो चुकी है। सुबह से शाम तक इसे सिर्फ यही काम रह गया है। मुकद्दस ने प्यार से गर्दन झटक दी। सुना आपने अम्मी,
کتنے نافرمان ہو گئے ہیں آپ کے بیٹے. آپ کو پتا ہے ہوٹل میں بھی ان کو کہہ کر آیت الکرسی پڑھوانی پڑتی تھی. مقدس نے آگے بڑھ کر پیار بھرے انداز میں شکوہ کیا اور اپنی ٹھوڑی بیگم سلطانہ کے بائیں شانے پر رکھی. یہ کیا سن رہی ہوں میں ظریف؟ بیگم سلطانہ نے پیار سے گھورا تو وہ جھرجھری لیتا ہوا آگے بڑھا. وہاں عبد القادر تھے. کیسے ہیں ابو؟ اب طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ اس نے آگے بڑھ کر ان سے دعا سمیٹی تھی.